थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से वेट कर रहे थे कि सर थर्मोडायनेमिक्स हो, ठीक है। आपके स्कूल्स में भी मोस्ट प्रोबेबली हो गया है, यहाँ पे भी पढ़ना, आपको डिफरेंस मालूम चल जाएगा। पहला बात, इससे पहले हमने स्टेट्स ऑफ मैटर इसीलिए पढ़ा था क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आज का पहला लेक्चर, इसमें क्या होगा, बेसिक्स हम लोग पढ़ रहे होंगे, जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे इस चैप्टर में वो आज कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो सारे कवर हो जाए, देखते हैं कहाँ तक कवर हो पाता है। अभी मैं पहले बताऊंगा, फिर चैट बॉक्स ओपन करूंगा और आज माइक्रोफोन भी ओपन करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत सारा चीज आपसे सुनना भी है और याद भी करवाना है, तो शांति से बने रहना और समझते रहना चीजों को। अब जैसे ही चैप्टर का नाम दिखता है ना थर्मोडायनेमिक्स, तो तुरंत समझ में आना चाहिए और दिमाग में आता है ये चीज कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो जहां थर्मल का समझ में आया, थर्मल कहीं वर्ड है, इसका मतलब कि हीट से बात कुछ चल रहा होगा, एनर्जी वाली बातें होंगी। और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो जो आपका इसमें चीज होता है पढ़ने के लिए, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, अब दिख रहा है, ठीक है। तो एनर्जी, हीट का मतलब क्या है बच्चे, एनर्जी। तो एनर्जी का मूवमेंट होता है, मूवमेंट मूवमेंट मतलब हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, जैसे कि केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकता है, कोई एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सब्जेक्ट मैटर बन जाता है किस चीज का, थर्मोडायनेमिक्स का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना, और इसको हम लोग स्टडी करते हैं कहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में। डिफिनीशन क्या है जी, तो डिफिनीशन है सिंपल सा, जो कि आप लोग को अगर एग्जाम में पूछे तो लिख सकते हो। क्या कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का वो ब्रांच है विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटरकन्वर्जेंस। थर्मोडायनेमिक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें कि बहुत सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग डील करते हैं, और उनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होना, वो भी थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट मैटर बनता है। ठीक है क्या? तो याद करते चलना इस चीजों को। चैट बॉक्स में खोल दे रहा हूँ, फालतू का कुछ मत करना बच्चों, थोड़ा सा जो काम का चीज जब समझ में ना आए तब आप मैसेज करना। अब आ जाओ, देखो कि थर्मोडायनेमिक्स क्या था बच्चे, साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, और उनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे इंटर कन्वर्जन होता है वो भी हम लोग देखते हैं, पहला चीज। दूसरा इसमें है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसमें वर्क, हीट और एनर्जी का जिस सिस्टम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, वर्क का, हीट का, एनर्जी का, किसी भी सिस्टम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। और थर्मोडायनेमिक्स केवल लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशंस के लिए वैलिड है। किसके लिए? लार्ज स्केल, यानी कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए केवल होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही केवल इसको हम लोग डील करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं होता, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स को, छोटे एटम्स पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को नहीं लगाते हैं। तो ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स का जनरल डिफिनेशन, जनरल डिफिनेशन। दूसरा चीज है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चे, एक बार फटाफट मेरे को बताओ, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि स्क्रीन दिख नहीं रहा। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, तो ठीक है। जस्ट गिव ए मिनट बच्चे। अब ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स का काम होता है। इसके बाद इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है, छोटे 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 टर्मिनोलॉजी हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग ये
कॉपी पेन सब लोग लेके बैठे रहे ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको नोट डाउन करते हैं ना। क्या हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा, और दूसरा लिमिटेशन क्या है थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि इस पीपीटी में नहीं है, इस पीडीएफ में नहीं है, जो आप लोगों को मिलेगा मैं लिखूंगा और आप लोग भी लिख लेना कि इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, जिस ऑब्जेक्टिव से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पे पढ़ते हैं, और उसके बाद इसका कुछ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला चीज जो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का, और क्या इससे हमें मिलेगा। तो पहला जो थर्मोडायनेमिक्स काम करता है कि इंटर रिलेट करता है क्या, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जब दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से चेंज करता है, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं इंटर रिलेट वेरियस एनर्जी चेंजेज ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी बहुत सारे वेरियस केमिकल और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उस समय जो एनर्जी चेंज होता है ना, उसको इंटर रिलेट करता है कौन, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। दूसरा, ये प्रेडिक्ट करता है कि कोई भी चेंज फिजिबल है या नहीं, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ गिवन चेंज। अगर कहीं भी कोई चेंज हो रहा है तो फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे, कि वो चेंज पॉसिबल है या नहीं, वो चेंज पॉसिबल है या नहीं, ये प्रेडिक्ट करता है थर्मोडायनेमिक्स का लॉज। ठीक है, हाँ हाँ लिखो बच्चे, साथ साथ में लिखो, वेट मत करो। तीसरा, ये डिराइव करता है, डिराइव एट व्हाट कंडीशंस, किस कंडीशन पे द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बाय अ चेंज। अगर कोई भी चेंज होता है ना, तो किस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ होगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, मतलब अगर सिस्टम सराउंडिंग, अभी सिस्टम सराउंडिंग हम पढ़ेंगे नहीं कुछ, तो ए और बी का इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि ए बी में बना रहा है और बी भी ए में कन्वर्ट हो रहा है। तो सिंपल सा बात है, अगर एग्जाम्पल में हम ले कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है सर, तो N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, अगर ये एक रिएक्शन मैं ले लूं, तो इसका मतलब ये है, गिविंग से हटाओ, कुछ इस तरह का साइन होता है। ये अभी हम और समझेंगे, अभी रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये समझो, अभी के लिए आप ये समझो कि N2 + 3H2 जो है, ये मिलके NH3 बना रहा है, और NH3 से ये भी बन रहा है, तो दोनों तरफ रिएक्शंस चल रहे हैं, ये समझ में आता है। तो तीन ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया, क्या कि वेरियस एनर्जी जो चेंज होता है उसको इंटर रिलेट करता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज। कोई भी चेंज अगर हो रहा है तो वो होगा कि नहीं होगा, ये हमें कैसे मालूम चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स से। और अगर कोई चेंज हो गया तो होने के बाद इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पे फिर से अटेन होगा, ये भी पता चलता है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तीन हो गए लॉज, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, जहां पे थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसमें से पहला लिमिटेशन हमने बात किया था, क्या कि ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही काम आता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम नहीं आता है। यहाँ पे बड़े बड़े चेंजेस को हम लोग स्टडी करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस को नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चेंजेस होते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इट्स लॉज आर वैलिड फॉर मैक्रोस्कोपिक मैटर and does not provide information about the individual atom। कोई भी इंडिविजुअल एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है थर्मोडायनेमिक्स। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोई भी चेंज होगा कि नहीं होगा केवल ये फिजिबिलिटी बताता है, लेकिन किस रेट से होगा ये नहीं बता पाता है। तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि इट प्रेडिक्ट्स फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब होना या नहीं होना, ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये बता देता है
but fails to explain, fails to suggest rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन को बताने में फेल कर जाता है। तीसरा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द सिस्टम which are not in equilibrium, which are not in equilibrium। तो ये 3 पॉइंट हुआ लिमिटेशन के लिए। तो ये सब लिख लो, कहीं मिलेगा नहीं, मतलब आपके बुक्स वगैरह में नहीं होगा, तो इसके लिए लिख लो। 3 पॉइंट है जो कि थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बता नहीं पाता है। कौन कौन सा है कि जो इसके लॉज है ना, ये माइक्रोस्कोपिक मैटर के लिए वैलिड होते हैं, छोटे इंडिविजुअल एटम्स के बारे में यहां से हमें कुछ पता नहीं चल पाता है थर्मोडायनेमिक के लॉ से। दूसरा पॉइंट कि इससे हमें फिजिबिलिटी तो मालूम चल जाता है कि कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बता सकते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लॉज से। थर्मोडायनेमिक के लॉज से हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, लेकिन किस रेट से वो रिएक्शन होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम में था, या कोई भी जो सिस्टम और सराउंडिंग जो है वो इक्विलिब्रियम में है, उसको तो बता देता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, लेकिन जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है सिस्टम का, वहां पे नहीं बता पाता है। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम होना जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को वैलिड होने के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हुआ लिमिटेशंस। चैट बॉक्स ओपन है, बता दो फटाफट, ठीक है क्या? लिख लिए? लिख लिए? ठीक है। इसके बाद जब अगर इतना समझ में आता है बात, तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसमें से सबसे पहला चीज आता है सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। ठीक है, चैट बॉक्स फिर से हम एक बार ऑफ की। इक्विलिब्रियम अगर किसी को समझ में नहीं आता कि सर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आप अभी रुक जाओ। ठीक है, इस चैप्टर में फिर से आएगा, वहां पे समझाया जाएगा। अभी के लिए केवल उसको नोट डाउन करिए। और इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग इन डिटेल ही, एक चैप्टर ही आता है इक्विलिब्रियम, इसके जस्ट बाद आएगा, पढ़ेंगे भी। थोड़ा देर के लिए सब्र कीजिए। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसमें से पहला था सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स। तो 4 पॉइंट्स थे जी, ध्यान से सुन लो बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आज नहीं समझ पाए तो फिर बाद में बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि यही सारा चीज तो रोज रिपीट होने वाला है, तो आज समझ लो ना। दूसरा, सराउंडिंग। पहला पूछा था सिस्टम, दूसरा पॉइंट है सराउंडिंग, तीसरा है बाउंड्री। पहले हम एक बार समझा दे रहे हैं, फिर पीपीटी में वो आपको दिखा दूंगा। और चौथा है यूनिवर्स। ये 4 चीजें आपको समझना है कि क्या होता है जी। दुनिया का या पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट, पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसको सिस्टम बोलते हैं। सर फिर से बोलिए। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। अब सर क्या है ये, समझ में नहीं आया? समझो, अब समझो। जैसे मान लो कि ये एक कमरा है। सर ये कौन सा कमरा है? जिस कमरे में आप बैठे हो, जिस कमरे में मैं बैठा हूं, तो वो जो एक रूम है ना, इस रूम को मैंने बोल दिया कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन में, मतलब इसको हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो टुकुर टुकुर क्या होता है? मतलब जिसको आप ध्यान से देख रहे हो, आप जो भी चीज रिसर्च कर रहे हो केवल आप इस रूम के अंदर देख रहे हो, इससे बाहर हमारा नजर है ही नहीं। तो जो चीज पे हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टम। तो ये दुनिया का वो पार्ट है, जो रूम है हमारा, दुनिया का वो पार्ट है जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सिस्टम, वो सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के पूरा यूनिवर्स, सिस्टम को छोड़ के ये क्या है, मतलब इस रूम के कमरे के बाहर, आपका जो भी कमरा है, उस कमरे से बाहर पूरा यूनिवर्स जो भी बच गया वो सराउंडिंग है। सर फिर से बताओ। ये कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप अपने दिल्ली को ले लो सिस्टम, तो दिल्ली को छोड़ के पूरा दुनिया सराउंडिंग है। अभी यहाँ के लिए हम क्या ले रहे हैं, जैसे ये वाटर बोतल है, दिख रहा है वाटर बोतल। तो इस वाटर बोतल के अंदर का जो भी तुम्हारा चीजें है ना, ये सिस्टम है।
इस वाटर बोतल को छोड़ के पूरा यूनिवर्स वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। और जो जो ये आपको दिख रहा है बाउंड्री लाइन, दिख रहा है क्या, ये बाउंड्री, ये रूम का वो चार दीवारी है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या किया है, गैप पैदा किया है, इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। ये है बाउंड्री, ठीक है, तो ये है बाउंड्री, ठीक है। तो सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, तो ये तीन चीज समझ में आया। बाकी है यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स सिस्टम को और सराउंडिंग को दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया यूनिवर्स। तो 4 पॉइंट्स थे जी। पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है वो होता है सिस्टम। उस सिस्टम को छोड़ के पूरा दुनिया, पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। और जो लाइन सेपरेट कर रहा है, ये इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, वो होता है बाउंड्री। और जब हम सिस्टम सराउंडिंग को ऐड करते हैं तो बन जाएगा यूनिवर्स। अब चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट बता दो, ठीक है। चैट बॉक्स ओपन है, समझ में आया क्या, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है तो 4 चीजें क्या है, नहीं सुनोगे तो निखिल यही पूछोगे सर 4 चीजें क्या है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर है, उसमें से 4 चीजें आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार सुन लो डिफिनीशन, यहाँ पे सिस्टम क्या है, तो ये नोट्स जाएगा पीडीएफ में, आप इसको ध्यान से देख लेना। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिएक्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये फालतू का, ये याद करो। अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। पूरे यूनिवर्स का वो पार्ट, जैसे ये कमरा है तो ये पार्ट जो कि ऑब्जर्वेशन में है उसको सिस्टम बोलेंगे। सराउंडिंग एवरीथिंग एल्स, पूरा रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, सिस्टम छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के पूरा का पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। बाउंड्री रियल और एन इमेजिनरी लेयर सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक रियल या इमेजिनरी लेयर है जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, ठीक है। और उसके बाद यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, पूरा यूनिवर्स में सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करके यूनिवर्स बन जाएगा। तो ये 4 चीजें आप सब लोगों के लिए था। माइक्रोफोन ऑन किए हैं, बताओ फटाफट हाँ या ना, ठीक है क्या, ठीक है सर। ठीक। सोना मत, ठंडा का टाइम है, लोग सो जाते हैं, ठीक है, सोइएगा मत, फिर बेइज्जती हो जाएगी हमारी कि सर आप इतना गंदा पढ़ा रहे थे ना कि सर हमें नींद आ गया। हम नहीं गंदा पढ़ा रहे थे, खाना पीना खा के आप लोग बैठ गए थे रजाई के अंदर, तो नींद आएगा ही आएगा। मेरी गलती कुछ नहीं, टेबल चेयर पे पढ़ो, समझ गए, पढ़ाई कष्ट से होता है। अब है सिस्टम के टाइप्स, हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, चारों चीज पढ़ लिया। अब सिस्टम के 3 तरह के टाइप्स हैं, मैं बता रहा हूं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ध्यान से सुन लो, फिर तो डिफिनेशन दिखा ही देंगे हम। 3 तरह के सिस्टम है जी। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये है क्या, जरा गौर से देख लो। ये तीनों सिस्टम को हम लोग डिफाइन किए हैं, 2 चीज याद रखना, एक मैटर के एक्सचेंज पे और एक एनर्जी के एक्सचेंज पे, यानी कि हीट के एक्सचेंज पे। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे मैटर और हीट यानी कि एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा होगा। कैसे 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 कैसे, एक बाल्टी पानी लो ठंडा, अभी आप टैप को ओपन करेंगे तो वहां पे ठंडा पानी आएगा। कल जैसे ही सुबह हो ना, आप दिन में दोपहर में ले जाके छत पे उसको रख दो, तो होगा क्या, वो ठंडा पानी का आप देखेंगे कि वो जैसे जैसे धूप लगेगा उस पर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल पर गर्म भी हो जाएगा। तो वहां पे मैटर भी, हीट जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, किससे, सराउंडिंग से। उसके बाद इवापोरेशन होता है, आप देखेंगे वाटर का इवापोरेशन, तो मैटर जो है, पानी का मैटर, वो भी एक्सचेंज हो रहा है। तो जब मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। खुला बाल्टी में पानी था, ओपन सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो रहा है मैटर और एनर्जी का। अब आप काम करो, गर्म पानी मैंने लिया है बाल्टी में और आप उसको ढक दो,
आप इसको क्या करो बच्चे, ढक दो। तो उसमें क्या होगा, जो मैटर है, पानी का तो अब एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि आपने ढक दिया है, पानी का एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का एक्सचेंज हो जाए। क्यों, वो जो गर्म पानी था वो थोड़े देर में आप देखेंगे या कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से मैटर एक्सचेंज हो जाता है, एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्लोज्ड सिस्टम है। आइसोलेटेड क्या होते हैं, आप थर्मस फ्लास्क देखे हो, जैसे मिल्टन का ये बोतल आता है ठंडे में, हम लोग क्या करते हैं उसको रख देते हैं, उसमें गर्म पानी गर्म रहता है। अब ये मत बोल देना सर उसमें तो बहुत जल्दी 24 घंटे बाद ठंडा भी हो जाता है, बताएंगे क्यों, आप पढ़ोगे इसी में लास्ट में, कार्नोट इंजन। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे ना मैटर का एक्सचेंज हो ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो मैटर और एनर्जी के एक्सचेंज पे 3 तरह के सिस्टम को हमने बनाया, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, मैटर भी एक्सचेंज, एनर्जी भी एक्सचेंज। क्लोज्ड में मैटर नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा। आइसोलेटेड में ना ही मैटर ना ही एनर्जी। ये तो हो गया। अब आ जाओ डेफिनेशन पे, यहाँ पे जो दे रखा है, ओपन सिस्टम क्या है, सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी। तो दोनों है जी भाई साहब, देख लो यहाँ पे, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे केवल एनर्जी का तो एक्सचेंज हो लेकिन मैटर का एक्सचेंज ना हो सराउंडिंग के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पे कोई एक्सचेंज ना हो, किसका, ना ही मैटर का ना ही एनर्जी का, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दिया, देखो यहाँ पे, मान लो कि ये पानी यानी है, पानी ही है, इसको तुमने खुला रख दिया है तो हीट भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, ओपन सिस्टम। आपने ऊपर से ढक दिया, जैसे ही आपने ढका, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रहा है, क्लोज सिस्टम। अब हमने क्या किया, इसको इंसुलेटेड मटेरियल से चारों तरफ से लगा दिया, चारों तरफ से इंसुलेटेड मटेरियल। तो जैसे ही इंसुलेटेड मटेरियल लगेगा, अब मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 तरह के सिस्टम्स, क्या क्लियर है, चैट बॉक्स ओपन है, फटाफट बता दो। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, इज इट क्लियर सारे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अगर यहां तक बात जमता है, G27 में पीडीएफ नहीं आता है, G27 में पीडीएफ कैसे नहीं आता है, नहीं आता है तो चला जाएगा, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता। नोटेड चैंपियन, G27 में पहले से गया हुआ है मैथ्स वगैरह का, 2 डीपीपी भी आपको पहुंचा हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर का, ठीक है। देख लिया आयुष, देख लिया, आप एक बार लिखा करो बस, हमारी नजरें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सब जगह है। जस्ट गिव मी अ मिनट, अभी आ जाएगा। आ जाएगा G27, क्लास खत्म होने से पहले आपके पास पहुंच जाएगा। मोहम्मद आदिल अंसारी, सर ह्यूमन बॉडी कौन से सिस्टम है, आज जब क्लास खत्म हो रहा होगा ना, इंतजार करो, ये आप जवाब दोगे, हम नहीं देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। अब आ जाओ, चैट बॉक्स ऑफ है, G27 क्लास खत्म होने से पहले पहुंच जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब आ जाओ, स्टेट ऑफ अ सिस्टम है, किसी भी सिस्टम का स्टेट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता था ना, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर ये 3 चीज को आप बता दोगे, 3 चीज को, तो आप यहाँ से स्टेट बता सकते हो किसी भी चीज का, कि क्या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो जाएगा। तो इन वेरिएबल्स को अगर हम डिफाइन कर दे, तो वहां से किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज का हम लोग ये बता सकते हैं कि वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा, गैस में होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इसके बाद
दो तरह के आपके पास है, स्टेट फंक्शन और एक है पाथ फंक्शन, ठीक है। अगर एक फंक्शन आप समझ जाओगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में से अगर हम एक समझ जाएंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। होता क्या है सर, समझा दो तो लो समझा देते हैं। पहले आप देख लो पाथ फंक्शन क्या होता है, तो स्टेट अपने आप समझ में आ जाएगा। पाथ फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें से कि कोई भी जो प्रोसेस है ना, ये डिपेंड कर रहा हो कि कोई प्रोसेस किस पाथ से हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पाथ फंक्शन है। फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन द पाथ मींस हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट। वो फंक्शन जो कि ये डिपेंड करता हो कि कोई भी प्रोसेस को किस पाथ से कैरी फॉरवर्ड किया गया है, उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। जैसे सर हमको समझ में नहीं आया, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब हम तीन बच्चों को ले रहे हैं यहाँ से, एक आशुतोष दिख रहा है, खुशबू दिख रही है और विजय दिख रहा है। तो आशुतोष शहर ए से शहर बी गया इस रास्ते से, कोई एक पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, आशुतोष ऐसे, ठीक है। खुशबू बोलेगी कि नहीं सर मैं तो नाचूंगी, मैं ऐसे जाऊंगी। लो जी, खुशबू को मैंने ऐसे पहुंचा दिया। और कहाँ गया फिर तीसरा बच्चा, कौन था, विजय। विजय बोलेगा मैं तो और नाचूंगा। लो बच्चे, ये ऐसे ऐसे नाच नूच के यहाँ पहुंच गया बी पे। तो ये तीनों लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए थे और सेम पॉइंट पे एंड किए। अब कोई ये मत सुना कि सर मेरा तो आपने नहीं लिया, कि सर मेरे को भी नाचने का मन कर रहा है, ठीक है। बस तीन लोग, अब सब लोग अपने आप से समझ जाना, ठीक है। तो ये हो गया विजय। इन तीनों को अगर हम वर्क डन का बात करें कि क्या तीनों ने सेम वर्क डन किया होगा क्या, तो जी नहीं, जी नहीं। जो ए से बी गया आशुतोष, जो खुशबू गई ए टू बी और जो विजय गया ए टू बी, ये तीनों ने तीन अलग अलग पाथ लिया है और तीनों का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग कवर किया होगा, तो तीनों का वर्क डन भी अलग अलग होगा। तो इसका मतलब कि पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस पाथ से गए हुए हो ए से बी में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना वर्क डन है। इसका मतलब कि ऐसे फंक्शन जैसे वर्क, वर्क जो है ना, वर्क ये एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा प्रोसेस इस चीज पे डिपेंड करे कि आप किस पाथ को फॉलो किए हो। जो पाथ डिपेंडेंट होगा उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। और स्टेट फंक्शन क्या है, जो पाथ पे डिपेंड ना करे उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। यहाँ पे आ जाओ, देख डिपेंड्स ऑन द पाथ बाय विच द सिस्टम हैज अचीव्ड अ पर्टिकुलर स्टेट। ये उस पाथ पे डिपेंड करता है कि जो सिस्टम है किस पार्टिकुलर स्टेट को किस पाथ से फॉलो किया हुआ है, तब जाकर उसको अचीव किया है, उस पर डिपेंड करता है पाथ फंक्शन। जैसे कि हीट हुआ, वर्क हुआ, ये सारे क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। स्टेट फंक्शन वैसे इनका वैल्यू जो है ये केवल इस चीज पर डिपेंड करता है कि सिस्टम का स्टेट क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से पाथ से अचीव किया गया है। ध्यान से सुनना, स्टेट फंक्शन केवल इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि उस सिस्टम का स्टेट क्या है, उस सिस्टम का स्टेट क्या है, इस चीज से नहीं कि उसको किस पाथ से अटेन किया गया है। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। क्या है, स्टेट फंक्शन है। और कुछ कुछ क्या हो सकते हैं, इस इंट्रोपी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकता है, इंथैल्पी, मैं शॉर्ट फॉर्म में केवल लिख रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, पाथ फंक्शन वो डिपेंड करता है कि कोई भी स्टेट को किस पाथ से अटेन किया गया। स्टेट फंक्शन नहीं डिपेंड करता है कि कोई भी पार्टिकुलर सिस्टम के स्टेट को किस पाथ से अटेन किया गया है, केवल उसके वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उसका क्या वैल्यू है, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद कुछ एग्जांपल आपको नोट में करके बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना। सारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में गलती होता है, कहाँ आपसे गलती करवाया जाएगा, कहाँ आपसे गलती करवाया जाएगा कि जो एस है इसको लिख लो, यानी कि इंट्रोपी, यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, एच यानी कि इंथैल्पी, वॉल्यूम वी, टेम्परेचर टी, ये जितने भी है ना ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है। कौन से फंक्शन है बच्चे, ये स्टेट फंक्शन है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि ये स्टेट फंक्शन है कि क्या है, एग्जाम में पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा कि बताओ डेल्टा एस क्या है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा टी क्या है। ये सारे को पूछेगा कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। तो वहां पे आपको जवाब देना होगा
ये लाल से लिख रहा हूं कि नॉट स्टेट फंक्शन। SUHVT ये सारे स्टेट फंक्शन, लेकिन जहां डेल्टा लग गया ना, यानी चेंज, डेल्टा मतलब होता है बच्चे चेंज, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट चेंज है उसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे एक ऐसा हड्डी बना दो, जैसे वो पता नहीं क्या ट्रेन में लगाते हैं ना, मेरे को वो बनाने नहीं आता है बट हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा। और कैसे करंट वरेंट लगा देते हैं लोग, करंट 13,000 वोल्ट का, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ से मिल जाएगा। इसका मतलब ये है ना बच्चे, केवल ये समझना क्या कि जो डेल्टा होता है, डेल्टा टर्म्स यानी कि जो चेंजेस वाले टर्म्स होते हैं, आर नॉट फंक्शंस, आर नॉट फंक्शंस इटसेल्फ, ये आपस में ही खुद में फंक्शन नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग नहीं स्टेट फंक्शन बोलेंगे, नहीं पाथ फंक्शन बोलेंगे। और एग्जाम में ये बार बार आता है, तो चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि कहीं डेल्टा एस, डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा टी स्टेट फंक्शन पूछ दिया, SHUVT सारे स्टेट फंक्शन है, लेकिन जहां डेल्टा लगा के पूछ दिया कोई फंक्शन नहीं है। नन ऑफ दिस मार्क करना, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। इससे होता है एंट्रोपी। यार ये ड्राइंग पता नहीं हम कुछ और बना दिए, ड्राइंग है कि मतलब अटेंशन रहो, ठीक है, ध्यान रहे बच्चे। शुभम, जब जो चीज पढ़ाया जाए उस चीज को ही पूछना चाहिए। दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ट्रेन पटरी से उतर जाएगा। इस होता है बच्चे इंट्रोपी। आपके जो भी क्यूरियोसिटी होगी, नहीं पाथ भी नहीं होगा शिव, पाथ भी नहीं होगा। पाथ फंक्शन, ठीक है, देख लो एक ग्राफ आ रहा है, एक ग्राफ से समझ लो। ये देखो पीवी का ग्राफ है, पीवी का ग्राफ है, ठीक है, यू होता है इंटरनल एनर्जी, पीवी का ग्राफ है। आप लोग चिंता मत करो, अभी जो लिखे हुए हैं ना ये फर्स्ट लेक्चर है, कि कौन क्या होता है कौन क्या नहीं होता, ये सारा टर्म्स आगे आएगा, पढ़ाएंगे। अभी केवल ध्यान से देखते जाओ। जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी, 1 से 2 एक पाथ है, उसको 3 अलग अलग तरीके से अचीव किया गया है। एक पाथ पी से गया कोई बच्चा, पाथ क्यू से गया, पाथ आर से गया। पीवी का जो ग्राफ है ना, इसका अगर आप एरिया निकालो तो वो वर्क डन देता है। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि क्या वर्क डन तीनों में अलग अलग होगा कि सेम होगा, क्या वर्क डन सेम होगा कि अलग अलग होगा। जरा गौर से देखना, जो पाथ पी अगर फॉलो किया है तो ये उसका एरिया है, पीवी ग्राफ का एरिया ये, ठीक है क्या। तो कुछ मान लो ये आया एक्स पॉइंट, पाथ पी के लिए क्या आया बच्चे, एक्स। अब आ जाओ पाथ क्यू के लिए, ये वाला पाथ फॉलो किया गया, 1 से 2 गया स्ट्रेट लाइन, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिख रहा है क्या, एक एक्स्ट्रा ये वाला पॉइंट ऐड हुआ है, ये भी एरिया में आ जाएगा ना। तो पाथ क्यू के लिए समथिंग एक्स डैश होगा जो कि एक्स से ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है जी। और पाथ आर के लिए अगर आप गौर से देखें, पाथ आर के लिए तो ये वाला एरिया भी ऐड होगा, दिख रहा है क्या। तो पाथ आर के लिए एरिया जो है वो एक्स डैश से भी ज्यादा होगा, एक्स डबल डैश जो है वो एक्स डैश से भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हो, अगर आप अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हो तो वर्क डन अलग अलग है। इसका मतलब ये कि ये डिपेंड करता है कि आप 1 से 2 किस पाथ से जा रहे हो। तो अगर कोई भी ऐसा फंक्शन हो, कोई भी ऐसा फंक्शन, जैसे वर्क यहाँ पे एक फंक्शन है, कोई भी अगर ऐसा फंक्शन हो, इस चीज पे डिपेंड करे कि किसी भी चेंज को एक सिस्टम से 1 से 2 में आप गए हो, तो कोई सिस्टम को हम किस पाथ से अलग अलग पे गए हैं, किस पाथ से अटेन किए हैं, उसको बोलेंगे पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है कि अगर मैंने 1 से 2 में चेंज किया और ये डिपेंड ना करता हो कि हम कौन से पाथ से गए, केवल ये डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या चेंज हुआ, बस पाथ से कौन गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्टेट फंक्शन। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो किस पाथ से आप गए हो,
अगर उस पर फर्क पड़े तो पाथ फंक्शन, जैसे कि वर्क, हीट, फ्रिक्शन, ये सारे क्या हो जाएंगे, पाथ फंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना सारे प्यारे बच्चों। तो मैं लिख दूं क्या एक जगह, आप लोग लिख लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्टेट फंक्शन का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, का भी याद रखना है यहाँ पे एग्जांपल ही, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल आएगा बेसिक, या तो फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो थियोरेटिकल है ये सारी चीजें, ध्यान रखना। जैसे कि स्टेट फंक्शन क्या क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, ये सारे हैं स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन में एक्चुअली बहुत कम होते हैं, आप 2-3 याद रखो हमेशा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वर्क, हीट और फ्रिक्शन, चाहे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो पाथ फंक्शन याद रखो केवल ये 2-3, इसके अलावा जो भी वो लगभग स्टेट फंक्शन आएगा। आयुष बोल रहा है कि किसी पाथ पे डिपेंड करे कोई फंक्शन, उसे पाथ फंक्शन कहते हैं। हाँ सर, सही है आयुष। डेल्टा एस नहीं है कोई फंक्शन, ठीक है। तो ये चीज के लिए ध्यान रखना। चैट बॉक्स बंद है अभी, लिख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन का पूरा चीज। इसके बाद जो आता है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो तरह का आता है चीज। क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव पे पहले देख लो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वैसे प्रॉपर्टी होता है जैसे कि मास हो गया और वॉल्यूम हो गया, जो इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना उसमें साइज है या कितना मास है सिस्टम का, सिस्टम के मास पे जो डिपेंड करे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो सिस्टम के मास या साइज से इंडिपेंडेंट हो वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, क्या बोला मैंने? दो तरह के प्रॉपर्टीज है सिस्टम का दो तरह का प्रॉपर्टी, एक हो गया एक्सटेंसिव और दूसरा हो गया इंटेंसिव। ध्यान देते रहना, लास्ट में माइक्रोफोन ऑन करके सारा पूछने वाले हैं। इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या है? जो सिस्टम के साइज या मास पे डिपेंड करे उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव, और जो सिस्टम के साइज पे या मास पे डिपेंड ना करे उसको बोलते हैं इंटेंसिव। प्यारे बच्चों, समझ में आया क्या? अब ये क्या क्या हो गया सर, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप दे दो ना सर प्लीज। लो जी बच्चों, आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल है। क्या, एक्सटेंसिव में जैसे कि वॉल्यूम मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास, तुम्हारा कुछ भी इंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये सारे के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारा आएगा, एक चार्ट बना के देंगे। सर क्या इसको याद करना है? हाँ जी याद करना है, ध्यान रखना। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी, एग्जाम्पल में सरफेस टेंशन। सर ये सब टर्म क्या है बस याद रखो, अभी सब फिजिक्स में पढ़ लोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे पॉइंट जो तुम्हारे होंगे ना, ये सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। पहला पॉइंट कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि डेंसिटी, टेम्परेचर, कलर, ये सारे डिपेंड नहीं करते हैं कि कौन सा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज हुआ है, यानी कि साइज और मास से इंडिपेंडेंट हो, उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। एक्सटेंसिव जो कि साइज या मास पे डिपेंड करे उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ पे देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का दिखा रखा है, जैसे टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी को तुम 2 लीटर लो,
4 लीटर लो, 10 लीटर लो, 50 लीटर लो, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, वो चेंज नहीं करेगा। तो वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? साइज पे डिपेंड ना करे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, लस्टर, जैसे डायमंड है, छोटा डायमंड हो बड़ा डायमंड हो उतना ही चमकेगा, चमकना है इंपॉर्टेंस, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वेट, कितना आपने साइज लिया है उस पर डिपेंड करता है वेट, कितना साइज है उस पर डिपेंड करेगा लेंथ, वॉल्यूम, इंट्रोपी, ये सारे क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इनका एक लिस्ट बनाया हुआ है बच्चे, ये देख लो आप लोग, और इसको याद करना है। इंटेंसिव है प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। जो मास पर डिपेंड करे उसको इंटेंसिव एक्सटेंसिव बोलेंगे, जैसे मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। सर ये क्या होता है? छोड़ दो, काम का नहीं। गिब्स एनर्जी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ध्यान दो बच्चों, मास क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव को डिवाइड किए हो तो क्या आएगा? डेंसिटी। दिख रहा है क्या? ये इंटेंसिव है। कैसे हो गया सर? तो 3 पॉइंट्स लिखने वाले अभी हम, इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करो, नोट लगा के। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा माइक्रोफोन ऑन करके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। एडिटिव मतलब ऐड हो जाते हैं, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। ये नॉन एडिटिव होते हैं, एडिशन नहीं होता है। दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एडिशन नहीं होगा, लेकिन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एडिशन हो जाएगा। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर दो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आप रेशियो लो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी देता है। जैसे कि डेंसिटी क्या है? मास बाई वॉल्यूम। बोल दो ना प्यारे बच्चों, बोल ही नहीं रहे हो आप लोग यार। मास बोलो ना, एक्सटेंसिव था। वॉल्यूम एक्सटेंसिव था। दो एक्सटेंसिव का आपने रेशियो ले लिया तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। बोल दो ना जरा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलती यहां से करवाया जाएगा, तो नोट डाउन करना। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी can be converted into intensive property, can be converted into intensive property। कैसे? by defining it per mole या per ग्राम या पर लीटर। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसको आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है, तो अगर तुम उसको डिफाइन कर दो पर मोल, पर ग्राम या पर लीटर में, तो वो इंटेंसिव बन जाता है। कैसे 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 कैसे? एक एग्जांपल, वॉल्यूम क्या है? बोल दो बच्चे। वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर तुम इसको डिफाइन कर दो, कैसे सर? मैं बोलूं मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चैट बॉक्स ओपन है आप सब लोगों के लिए, तो फटाफट बोल दो। हो गया? आसान था? हाँ जी। तो अब नोट वाला पेज भी देख लो, और एक पेज हम ओपन कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि भले मछली बाजार बने लेकिन बन जाए। आप सब लोगों को बोलना है, स्लाइड्स मिल जाएगा, चिंता मत करो इसका। क्या बोलना है सर? बैक पेज ही कर रहे हैं। मैं बोलूंगा वॉल्यूम तो तुम फटाक से बोलोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर वॉल्यूम तो बोलोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। विस्कोसिटी तो बोलोगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
गिव्स एनर्जी तो बोलोगे कुछ भी, जो तुम्हारा है वो बोलना है, ठीक है? बोलना है, बोलोगे तो माइक्रोफोन ऑन करेंगे, वरना नहीं। चाहे घर में कोई लोग सोचेंगे कि सर क्या हो गया, ये पागल हो गया क्या लड़का, बोलने दो। विस्कोसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो, आप लोगों को ये मैंने खोल दिया है, इस पेज से देख के ही बोलना है। क्यों सर आप दिखा के बुलवा रहे हो? मैं चाहता हूं कि आप बोलो। चलो, अब मैं बोल रहा हूं, इंट्रोपी। Extensive Extensive property है। extensive इंथैल्पी, extensive property Extensive गिव्स एनर्जी, extensive property, विस्कोसिटी, ये सब सो गया। intensive, तो extensive बच्चे हैं कि property थोड़ा or intensive property. टेम्परेचर, इंटरनल intensive property Extensive, Extensive property, extensive मोलर वॉल्यूम, intensive property, मोलर intensive property, intensive property volume extensive. चलो, अब माइक्रोफोन बंद। एक बच्चा बोल रहा है सर इतने लोग बोल रहे हैं सर आपका ही आवाज नहीं आ रहा है। हो गया? देख लिए, देख के बोल लिए, कुछ समझ में नहीं आया। इसमें समझना नहीं है, सही याद करना है। ठीक है, याद करना है। जानबूझ के बुलवाए हैं कि बालकों और बालिकाओं जग जाओ। ठीक है, देखोगे जब तक बोलोगे नहीं। बोलने से फायदा क्या होता है? आप बोल रहे होते हो मतलब दिमाग में कुछ सोच रहे होते हो, कान सुन रहा होता है, तो सारा चीज खुला रहता है। ठीक है, तो बोल के याद करो। क्यों करवाए हैं? कुछ कारण होगा। हमारे पास 1 घंटा है, उसमें भी मैंने बुलवाया है जानबूझ के, दिखा के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर याद हो गया, एक क्वेश्चन डन, काम खत्म। चलो जी, आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीजें 4-5। थोड़ी देर के लिए चैट कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर रहे हैं। आप लोग को पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पढ़ाना है। पढ़ लो, समझ में आएगा। फिर से माइक्रोफोन ऑन करूंगा और पूछूंगा सबसे। और जो बच्चे कब से हैंड्स अप करके खड़े हैं, डाउन कर लो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये क्या होता है? तो प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम टू अनदर स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि जो सिस्टम है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज करता है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें से 4 स्टेट आएगा: आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। पहला है आइसोथर्मल, जहां थर्मल कब आता है मतलब टेम्परेचर कब आता रहा होगा। आइसो मतलब सेम होता है, आइसो मतलब सेम। तो जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए वो हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल, यही बुलवाएंगे हम। तो ध्यान से बोलते रहो, मैं बोल रहा हूं तुम भी बोलो। टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट था हमेशा। अगर एक प्रोसेस ए है, उसको हमने चेंज करके बी में कर दिया, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस इस चेंज में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट था, कभी वो चेंज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल। तो यहाँ पे dt का वैल्यू होगा 0। dt मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। जब भी छोटा चेंज को हम लोग बात करते हैं तो d लगाते हैं। जब डेल्टा टी बोलोगे यानी कि लार्ज चेंज इन टेम्परेचर है, तो वो हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है, dt का वैल्यू हो जाएगा 0। आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, बार बार बोल दिया मैंने 3 बार। फिर है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जहां पे हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा। इसका मतलब हीट कांस्टेंट रहेगा अंदर में। अरे बोल दो ना जरा, हीट एक्सचेंज ना बाबा ना,
हीट एक्सचेंज कर लो ना बाबा ना, नहीं होगा। तो यानी कि dq का वैल्यू होगा 0। dq मतलब चेंज इन हीट, 0। dq का वैल्यू 0 किसके लिए? एडियाबैटिक के लिए। हाँ जी। तीसरा है आइसोकोरिक, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम होगा कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि dv का वैल्यू हो जाएगा 0, चेंज इन वॉल्यूम 0। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। आइसोबार मतलब, बार मतलब प्रेशर, याद है ना? 1 बार 2 बार 3 बार बोलते हो, कितना बार? बाल वाला बाल नहीं, वो उसको बाल बोलते हैं, इसको बोलते हैं बार। बार मतलब प्रेशर, आइसो मतलब मतलब सेम, तो सेम प्रेशर जब हो जाए तो आइसोबारिक प्रोसेस, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट। जहां प्रेशर कांस्टेंट हो, डीपी यानी कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0। और एक चीज याद रखना बच्चे, लिखा हुआ है ओपन टू एटमोस्फेयर इज ऑलवेज आइसोबारिक। मतलब बाल्टी का पानी लो, उसको तुम ढक के रखे हो सकता है कि वहां पे कुछ अलग होगा प्रेशर। जब भी कोई चीज एटमोस्फेयर से ओपन हो, वहां पे प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा एटमोस्फेयर का प्रेशर और उसका प्रेशर सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 4 फिगर में दिखा रखा है, देखो फिगर से समझ में आए तो, हीट कर रहे हैं इस प्रेशर कुकर को, ठीक है? इस प्रेशर कुकर के लीड को हमने हटा दिया है, ओपन है। तो जब भी लीड ओपन रहेगा, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग देखो ओपन है, तो जब भी ओपन हो आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है जी। आइसोकोरिक, लीड को तुमने ढक दिया। तो प्रेशर कुकर ऐसा नहीं होता है कि जब हम लोग दाल बना रहे होते हैं या प्रेशर कुकर में कुछ और बन रहा होता है, तो जब हम गैस स्टोव पे रखें और जब गर्म हो तो प्रेशर कुकर बढ़ के इतना हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, या घट के इतना हो जाता है, कभी नहीं। जो उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। लीड को आपने ढक दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। हम चारों तरफ से इंसुलेट कर दे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल, तुम इतना हीट करो कि हीट का जो टेम्परेचर है उसको हमने कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है। जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन करके थ्रू आउट द प्रोसेस रखा हुआ है, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो 4 प्रोसेस मैंने बता दिया, चारों प्रोसेस को अब हम लिख रहे हैं और आप लोग बताओगे कि क्या है। पहला है आइसोथर्मल, अभी मैंने ओपन नहीं किया है। दूसरा है आइसोकोरिक, तीसरा है आइसोबारिक, और चौथा है एडियाबैटिक। अब मेरे सारे प्यारे बच्चों, माइक्रोफोन ऑन है और बारी बारी से बताओगे, मछली बाजार नहीं बनाना है, एक बार में सबको बोलना है, फिर चुप हो जाना। आइसोथर्मल, डीपी का वैल्यू 0। आइसोकोरिक, Sir, volume constant. Volume डीवी का वैल्यू 0। आइसोबारिक, pressure Pressure constant. P is equal to 0. एडियाटिक, Equal to 0. Heat constant. आज तुम लोग सर आज चांदी है हमारे सर, पहली बार आपने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, इसलिए माइक्रोफोन ऑन हुए हैं कि अब मेरे को लगता है कि हम लोग उस पोजीशन में आ गए हैं कि हम लोग माइक्रोफोन ऑन करके भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट बिल्डिंग का बात है, ठीक है? नाउ आई ट्रस्ट यू गाइस। हम लोग पहले नए नए मिले थे तो फिर नए नए में कोई ट्रस्ट नहीं करता, ना आप हम में करोगे ना हम आपको कर सकते। तो मेरे को लगता है कि आप हमें अब ट्रस्ट करते हो और हम तो आप पे करते ही हैं हमें शुरू से। चलो, तो ये 4 प्रोसेस हो गया। इसके बाद एक और प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। आज की कहानी यहीं तक रखेंगे, फिर छोड़ेंगे। अभी कोई भागेगा नहीं, अरे 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 ये मत सोचना कि सर 10 बज गया सर अब तो हमको भागने का मन कर रहा है, कोई भागेगा नहीं, सब लोग बैठे रहो। साइक्लिक प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस में अगर मान लो पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहां से हम चालू हुए थे वहीं पे पहुंच जाएं घूम फिर के, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, साइक्लिक प्रोसेस होगा। जैसे अगर मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूँ, ये इनिशियल पॉइंट था, हम तो नाचेंगे, हम तो घूमेंगे सब जगह, पूरा दुनिया जहां में घूम के और हम यहीं पे आ जाए। ये मैं सोचा कि केवल साइक्लिक मतलब हमेशा सिर्फ गोल घूमेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, गोल होगा तो साइक्लिक है ही,
हम ऐसे भी घूम के आए, यहीं से स्टार्ट किए थे और यहीं पे खत्म आगे कर दिए। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जब भी सेम हो उसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज। यहाँ पे बहुत सारा चेंज हुआ, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है, लेकिन सारा चेंज होने के बाद सुबह को गया, शाम को घर अपने लौट आया, फिर से इनिशियल पॉइंट पे, उसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमेशा याद रखना है सारे प्यारे बच्चों, डेल्टा एच यानी कि चेंज इन इंथैल्पी वो होगा 0, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ये भी होगा 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच एंड डेल्टा यू का वैल्यू होगा 0। बात समझ में आती है क्या? चैट बॉक्स है ओपन, बोल दो ना जरा सारे प्यारे बच्चों फटाफट। ठीक है, ये क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस अगले लेक्चर में करेंगे, आज नहीं करेंगे। अरे 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 अरे, ये भगाओ भाई, ये भगाओ। अब बच्चे, अच्छा तुम लोग पे ऐसे भरोसा है, देख भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें ही पढ़ाने के लिए तो लिखा हुआ है। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, इन द इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब आ जाओ आंसर की को मैंने वैसे भी तोप दिया है, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिखाने के लिए था। वर्क डन क्या होगा, कैफ वर्क डन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा, अभी रहने दो, अभी रहने दो। पहला क्वेश्चन बताओ, सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, ऐसा सिस्टम जहां पे कि कोई मैटर का एक्सचेंज ना हो, वर्क और एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और एनर्जी का भी एक्सचेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी गुड। एक बोल रहा है क्लोज्ड, ये बच्चा क्लोज्ड में मैटर एक्सचेंज नहीं होता है लेकिन हीट होता है, भूल मत जाओ। आइसोलेटेड, हीट भी ना हो मैटर भी ना हो, आइसोलेटेड। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा इसमें से फॉल्स है? क्या है? वर्क इज ए स्टैटिक स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन है। दूसरा, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन। सी, change in the state is completely defined when the initial and final states are specified, और D, work appears at the boundary of the system। बोलो बोलो बोलो, सारे बच्चे चलाक है यार, पकड़ लिया। वर्क जो था यही तो एग्जांपल बताए थे कि डिपेंड करता है कि आप कौन से पाथ से कर रहे हो। इसका मतलब ये कि ये पाथ फंक्शन है, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो ये सही है। ठीक है बच्चों, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। पूरे आशुतोष, आप आप करोगे क्या तुम? कब से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि वर्क इज ए पाथ फंक्शन, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, इतना पढ़ाने के बाद बोल रहा है कि वर्क इज ए स्टेट फंक्शन। तीसरा, नेम द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू विच द फॉलोइंग बिलोंग। एक बच्चा पूछा था कि ह्यूमन बॉडी सर, मिल्क इन थर्मस फ्लास्क और टी इन स्टील केटल, तो इन तीनों में क्या है फटाफट बताओ। इसमें भी ए भी लिख रहे हो, पागल हो? सबको बता, हाँ हाँ एक बच्चा लिखा है, अंकिता, वेरी गुड। देख के नहीं, आई होप कि आपने सही से लिखा है। ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम, मिल्क थर्मस फ्लास्क है ना, आइसोलेटेड हो जाएगा। स्टील केटल में तुमने चाय को रखा हुआ है तो क्या होगा? हीट एक्सचेंज होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्लोज सिस्टम। चौथा, इन थर्मोडायनेमिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इसमें से इंटेंसिव नहीं है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी, कौन सा इंटेंसिव नहीं है? कौन सा इंटेंसिव नहीं है? कौन सा इंटेंसिव नहीं है? सी, वॉल्यूम। हाँ अब बच्चों को याद हो गया है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास भी एक्सटेंसिव था, मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी होता है वो इंटेंसिव था। वेरी गुड। और आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इन में सब में से आपको स्टेट फंक्शन बताना है। तो इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है,
एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, हीट बोल दो स्टेट है कि पाथ फंक्शन। वेरी गुड हर्ष। इसमें से हीट और वर्क दो दिख रहा है क्या? एग्जाम्पल में हमने लिखा था कि हीट, वर्क और फ्रिक्शन के वजह से जो लॉस ऑफ हीट होता है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, वो भी पाथ फंक्शन होता है। तो हीट और वर्क को छोड़ के बाकी जो भी बच गए सारे पाथ फंक्शन, सारे स्टेट फंक्शन। कोई बात नहीं है शिव सौरभ, देखकर तुम बता रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज देख लो, एग्जाम में तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज की कहानी हमारी यहीं तक। अगला क्लास में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से स्टार्ट हो जाएगा हमारी कहानी। ठीक है क्या? आज यहीं तक रहेगा। चैट बॉक्स, ये रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर रहे हैं। बाकी अगर किसी बच्चों को कोई जनरल डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फिर जस्ट वेट।